नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। कभी कभी ना कोई छोटा सा सरकारी नियम या निर्देश ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि भाई जनता का पैसा कैसे खर्च हो रहा है और जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं उनको उनका हक मिल भी रहा है या नहीं। आज हम ऐसे ही कह सकते हैं एक मामले की तह तक जा रहे हैं और इसका स्रोत है हरियाणा सरकार के पंचायती राज विभाग का एक ऑफिशियल सर्कुलर, एक परिपत्र। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है 7 मार्च 2025 का, पत्रांक PRC 0202511064666। पहली नजर में शायद थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक लगे, लेकिन ये सीधा जुड़ा है गांवों और कस्बों में होने वाले विकास कार्यों से और उनमें जो श्रमिक लगते हैं उनके पेमेंट से। मुद्दा यह है कि जब सरकारी विभाग खुद ही बिना किसी ठेकेदार के कोई काम करवाता है जिसे विभागीय कार्य कहते हैं, तो क्या मजदूरों को जो पैसे मिलते हैं उनसे 13.5% की कटौती होनी चाहिए? ये वो कटौती है जो नॉर्मली ठेकेदार के प्रॉफिट, उसके ओवरहेड्स और लेबर सेस श्रमिक उपकर के नाम पर होती है। तो आज हम इसी सरकारी निर्देश की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, सरकार ने क्या सफाई दी और इसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इस दस्तावेज की गहराइयों में उतरते हैं। विभाग, खासकर जैसे पंचायती राज विभाग, कुछ काम सीधे अपने लेवल पर करवाते हैं। हो सकता है काम छोटा हो या जल्दी करवाना हो या शायद उस एरिया में सही ठेकेदार न मिल रहा हो। तो ऐसे विभागीय कार्यों में जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये जो 13.5% की कटौती की बात हो रही है ना, ये आमतौर पर ठेकेदारी सिस्टम का ही एक हिस्सा है। जब कोई ठेकेदार काम करता है तो उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, ऑफिस चलाने जैसे खर्चे जिन्हें ओवरहेड्स कहते हैं, और फिर कानूनन ज़रूरी लेबर सेस जो कि श्रमिकों के वेलफेयर के लिए जमा होता है एक छोटा सा अमाउंट, ये सब उसके बिल में जुड़ा होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सवाल तब उठा जब विभाग खुद मजदूर लगाकर काम करवा रहा था। मतलब जब बीच में कोई ठेकेदार है ही नहीं, तो फिर उसके मुनाफे या ऊपरी खर्च के नाम पर कटौती का क्या मतलब? हाँ, ये तो लॉजिकल सवाल है। बिल्कुल। इसी पशुपेश को, इसी कंफ्यूजन को साफ करने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। सरकारी कामकाज में खासकर जब पब्लिक मनी और वर्कर्स के पेमेंट का सवाल हो तो नियमों में क्लैरिटी बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवा में बात नहीं थी। ये सर्कुलर खुद बताता है कि ये यमुनानगर और पानीपत जिलों के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट वर्क्स के इंचार्ज इंजीनियर, उनके 6 मार्च 2025 को लिखे गए लेटर्स के जवाब में जारी हुआ है। उनका सीधा सवाल यही था कि भाई हम डिपार्टमेंट के तौर पर सीधे मजदूर लगाकर काम करा रहे हैं, तो उनके पेमेंट से ये 13.5% क्यों काटा जा रहा है, जिसमें ठेकेदार का लाभ, ओवरहेड, लेबर सेस सब गिनाया जा रहा है। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कोई भी सोचेगा कि जब ठेकेदारी नहीं है तो उसके नाम की कटौती क्यों भाई? क्या ये सिर्फ एक प्रोसीजरल गलती थी, क्या कोई और बात थी? उन फील्ड इंजीनियरों के लिए तो ये रोज के काम में एक असली सिरदर्द बन गया होगा ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो 13.5% का ब्रेकअप है, ठेकेदार का प्रॉफिट, ओवरहेड्स, लेबर सेस, ये पूरी तरह से ठेकेदारी मॉडल के लिए ही बना है। ठेकेदार जब अपना रेट कोट करता है तो वो इन सब चीजों का हिसाब रखता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट खुद ही एम्प्लॉयर बन गया, सीधे मजदूरों को हायर कर रहा है, तो ये मॉडल फिट नहीं बैठता। कंफ्यूजन शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि सरकारी पेमेंट्स के लिए अक्सर कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और परसेंटेज तय होते हैं, और हो सकता है कि कुछ जगहों पर बस वही ठेकेदारी वाला फॉर्मूला बिना ज्यादा सोचे समझे विभागीय कामों पर भी लगा दिया गया हो। अच्छा, एक तरह से सिस्टम की चूक कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 2 जिलों की बात नहीं रही होगी। ये एक सिस्टमिक सवाल था जिसका जवाब पूरे राज्य में एक जैसी प्रक्रिया लागू करने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सर्कुलर एक खास नियम का हवाला देता है। इसमें विकास एवं पंचायत विभाग की 9 मई 2023 की गैजेट नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल सरकारी घोषणा होती है नियमों की, उसके रूल 135 सब रूल 2 का जिक्र है। सर्कुलर कहता है कि इस नियम के हिसाब से, जिसे हम समझने के लिए कोटेशन नियम कह सकते हैं, विभागीय कार्यों में श्रमिक का कार्य कोटेशन के आधार पर करवाते हुए भुगतान किया जाना है। कोटेशन के आधार पर भुगतान, हाँ, यही इस पूरे मामले की चाबी है। इसका मतलब ये है कि भले ही विभाग सीधे मजदूरों से काम करवा रहा हो और कोई बड़ा फॉर्मल टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट न हो, फिर भी काम देने से पहले एक तरह से रेट्स तय करने का प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये कोटेशन एक या ज़्यादा मजदूरों या उनके ग्रुप से ली जा सकती है, जिसमें वो बताएंगे कि भाई वो ये खास काम किस रेट पे करने को तैयार हैं। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो इसका मकसद डबल है।
एक तो विभागीय कामों में भी ट्रांसपेरेंसी लाना, दूसरा ये पक्का करना कि पेमेंट मनमाने ढंग से ना हो, बल्कि एक तयशुदा और शायद कॉम्पिटिटिव रेट पर हो, जो मार्केट रेट के आसपास हो। ये एक कोशिश है कि डिपार्टमेंटल लेवल पर भी खर्च में किफायत रहे और स्टैंडर्डाइजेशन आए। तो नियम तो कहता है कोटेशन लो, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? मान लीजिए गांव में कहीं छोटी सी मरम्मत होनी है, कोई 2 दिन का काम है, क्या उसके लिए भी फॉर्मल कोटेशन लेना मतलब रेड टेपिज्म नहीं बढ़ाएगा? काम में देरी नहीं होगी इससे? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और ज़मीनी हकीकत अक्सर नियमों से ज़्यादा पेचीदा होती है। छोटे या इमरजेंसी वाले कामों के लिए ये कोटेशन प्रोसेस थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन शायद सर्कुलर का तर्क ये है कि कोटेशन लेने का प्रोसेस चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, जैसे कि रजिस्टर में ही रेट दर्ज कर लिया, वो पेमेंट का बेस तय कर देता है। जब पेमेंट का आधार पहले से तय हो गया तो फिर बाद में किसी स्टैंडर्ड कटौती, जैसे वो 13.5% वाली, उसका सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, मतलब एक बेस रेट एस्टैब्लिश हो गया। हाँ, शायद इरादा यही है कि एक मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाए। समझ गया। तो इसी कोटेशन नियम का हवाला देते हुए सर्कुलर अपना फाइनल और डिसाइसिव निर्देश देता है। इसमें साफ लिखा है कि विभागीय कार्यों में श्रमिकों का भुगतान नियमानुसार कोटेशन लेकर ही किया जाना चाहिए, और ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक तरह से मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है। और इसी इंस्ट्रक्शन का सीधा नतीजा सर्कुलर की अगली लाइन में है, जो सबसे अहम है। ये कहता है कि भुगतान कोटेशन लेकर किया जाना चाहिए ताकि विषयांकित कटौती की आवश्यकता न पड़े। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर डिपार्टमेंट कोटेशन नियम को फॉलो करता है, काम के लिए मजदूरों से कोटेशन लेता है और उसी तय रेट पर पेमेंट करता है, तो फिर वो 13.5% वाली कटौती जो ठेकेदार के प्रॉफिट, ओवरहेड और सेस के लिए थी, उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो इरेलेवेंट हो जाती है। ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, और वो है कंप्लायंस का। लागू करने का। हाँ, क्या ये कोटेशन प्रोसेस वाकई जमीनी स्तर पे लागू हो पाएगी, खासकर छोटे कामों के लिए? क्या फील्ड स्टाफ के पास इसके लिए टाइम और रिसोर्सेज होंगे? क्योंकि सर्कुलर का पूरा समाधान इसी बात पे टिका है। अगर कोटेशन ली गई है तो 13.5% कटौती नहीं होगी और मजदूर को तय की हुई पूरी रकम मिलेगी। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो वो पुराना कंफ्यूजन और शायद गलत कटौती जारी रह सकती है। इम्प्लीमेंटेशन तो हमेशा ही एक चैलेंज रहता है। अब देखते हैं कि ये निर्देश किन-किन लोगों तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार इसे कितना सीरियसली ले रही है। सर्कुलर की कॉपी भेजी गई है राज्य के सभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जिला परिषद, सभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, डीडीपीओ, और पंचायती राज व जिला परिषद के सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीएन को, यानी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के सभी मेन अधिकारी इसमें कवर हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपीज गई हैं विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को और राज्य के सभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एसईज को भी। तो ये निर्देश तो काफी नीचे तक गया है। इसका मतलब शायद यही है कि ये प्रॉब्लम काफी फैली हुई थी और सरकार ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लैरिटी चाहती थी। बिल्कुल सही। ये जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, ये कई बातें बताती है। पहला, जैसा आपने कहा, ये दिखाता है कि प्रॉब्लम शायद कई जिलों में थी और इसे सिर्फ एक लोकल इशू नहीं माना गया, बल्कि एक स्टेट लेवल पॉलिसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत समझी गई। दूसरा, सरकार ये पक्का करना चाहती है कि ये निर्देश हर उस अफसर तक पहुंचे जो सीधे तौर पर इन विकास कार्यों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और पेमेंट के लिए जिम्मेदार है, जिला परिषद के सीईओ से लेके फील्ड इंजीनियर तक। तीसरा, जो सीनियर अधिकारी हैं जैसे डायरेक्टर जनरल, एसईज, उनको कॉपी भेजने का मतलब है कि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों से जवाबदेही मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि सरकार पंचायती राज विभाग के तहत होने वाले विभागीय कार्यों में पेमेंट प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने, कंफ्यूजन दूर करने और शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने को लेकर गंभीर है। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। हरियाणा पंचायती राज विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके साफ कर दिया है कि अगर विभाग सीधे मजदूर लगाकर कोई विकास का काम करवाता है और इसके लिए नियमों के मुताबिक मजदूरों से कोटेशन यानी काम करने की दर लेता है, तो फिर उनके पेमेंट से वो 13.5% वाली कटौती नहीं की जाएगी जो ठेकेदारी वाले कामों के लिए होती है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है?
आम लोगों के लिए और उन मजदूरों के लिए जो इन कामों में लगते हैं, इसका मतलब है कि अब पेमेंट प्रोसेस ज़्यादा साफ हो गया है। अगर कोटेशन नियम का पालन होता है तो उन्हें उनकी तय की गई दिहाड़ी या रेट का पूरा पैसा मिलना चाहिए, बिना किसी ऐसी कटौती की जो उन पर लागू ही नहीं होती। इससे फील्ड अधिकारियों का कन्फ्यूजन भी दूर होना चाहिए। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि प्रोसीजर्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है। नियम, जैसे कि यहाँ कोटेशन लेने का नियम है, वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नहीं होते हैं। उनका सही तरीके से पालन करने से ही ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव उलझनें सुलझती हैं और ये पक्का होता है कि पेमेंट सही और फेयर हो। राइट। इसकी रेलेवेंस हम सबके लिए है। भले ही हरियाणा के एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर लगे, लेकिन ये इस बात का एक उदाहरण है कि लोकल लेवल पर हमारे गांव कस्बों में डेवलपमेंट के लिए आया पैसा कैसे खर्च होता है। ये सीधे तौर पर उन मजदूरों की इनकम को प्रभावित करता है जो सड़कें, नालियां या कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने जैसे छोटे छोटे मगर जरूरी काम करती रहे। ये ट्रांसपेरेंसी और सही पेमेंट पक्का करने की दिशा में एक कदम है। अब यहाँ एक आखिर में सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। ये सर्कुलर पेमेंट के तरीके कोटेशन पर फोकस करता है ताकि एक खास कटौती 13.5% से बचा जा सके। लेकिन जब विभाग खुद काम करवाता है तो काम की निगरानी यानी सुपरविजन, छोटे मोटे औजारों का इंतजाम या दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं पर भी तो कुछ न कुछ खर्च आता होगा। हाँ, बिल्कुल आता होगा। ठेकेदार इन खर्चों को अपनी रेट में शामिल करता है, जिसे ओवरहेड्स कहते हैं। अब अगर विभाग 13.5% वाली कटौती नहीं कर रहा और सिर्फ मजदूर की कोटेशन के आधार पर पेमेंट कर रहा है, तो क्या ये इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट कहीं अनदेखी हो रही हैं, या विभाग इन्हें अपने ऑपरेशनल बजट से कवर करता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और सोचने या क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है कि विभागीय कामों की असली टोटल कॉस्ट का हिसाब कैसे रखा जाए। ये सोचने वाली बात है।